अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तर्जुमों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां जुम्मतुल मुबारक की रात और दिसंबर की 12 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और दिसंबर की 13 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर वही है जो हर तरफ मौजूद है, और वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से है। आज उनकी साबका वाइफ जमैमा गोल्डस्मिथ, जिन्होंने कि आज एक ट्वीट के जरिए कहा है कि इमरान खान गुज़श्ता 22 महीनों से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, और उनको उनके बेटों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो कहती हैं कि हर मर्तबा जब भी मैं उनके बारे में आवाज़ उठाती हूँ तो पाकिस्तान में उनकी उस आवाज़ को ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर इस सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट इलॉन मस्क, जो कि एक्स या ट्विटर, जो जिसका साबिक नाम ट्विटर है, इस वक्त उसे एक्स कहते हैं, एक्स के मालिक इलॉन मस्क को भी एड्रेस करते हुए कहा, उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आप इस पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब भी इमरान खान के हवाले से आवाज़ उठाई जाती है तो उसको पाकिस्तान में दबा दिया जाता है। और उनका कहना है कि इलॉन मस्क से उन्होंने मुतालबा किया कि आप इस सिलसिले में कुछ करें। साथ ही यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा एक तशवीश का पैगाम आया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, यूनाइटेड नेशंस इससे पहले भी इमरान खान के बारे में तशवीश का इजहार कर चुकी है। आज ये खबर पाकिस्तानी अखबारात में भी शह सुर्खियों में है, कि जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो खुसूसी नुमाइंदा हैं एल एस जिल एडवर्ड्स, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इमरान खान के हिरासत के दौरान गैर इंसानी और तौहीन आमेज हालात कैद से मुतालिक रिपोर्ट्स पर फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए, और खबरदार किया कि ये हालात तशद्दुद या दीगर गैर इंसानी या जिल्लत आमेज सलूक के जुमरे में आ सकते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशंस भी वार्न कर रही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम सूबे के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी, यानी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी 10 मरतबा जेल जा चुके हैं। अडियाला जेल के बाहर वो जाते हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता। जेल का एक सरकारी मुलाजिम 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों को रोक देता है, और सामने पंजाब पुलिस उनका रास्ता रोकती है। हर मर्तबा सोहेल आफरीदी वहां बैठते हैं, सब्र के साथ इंतजार करते हैं, आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या छोटी सी तकरीर करके वापस चले आते हैं। और अब हुकूमत इससे इतनी नाला है कि वो कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान को यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल कर देंगे। ये भी किया जा सकता है, बेशक कि इमरान खान को मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस की जानिब से इस किस्म की आवाज़ का उठना इंतहाई अहम है। तो ये तो मजीद मामलात बिगड़ेंगे। पाकिस्तान में वैसे भी मामलात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। मैं मुसलसल पाकिस्तान के हालात पर बात करता हूँ। मेरा रोज़ाना, यकीन मानिए, इरादा ये होता है कि मैं किसी नए मौजू पर बात करूंगा, लेकिन जब भी पाकिस्तान के हवाले से खबरें ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डोमिनेंट टॉपिक नजर आता है, और उसी वजह से फिर हमें उस पर फोकस करना पड़ता है। और आज ये इमरान खान का जो केस है, उसके हवाले से जब भी मैं भी बात कर रहा हूँ और बहुत सारे और दोस्त भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अगर आप किसी भी शख्स को 15 दिन तक कैद तन्हाई में रखें तो ये नफसियाती तशद्दुद के मुतरादिफ समझा जाता है। और ये इमरान खान ने जो अपनी बहन के साथ लास्ट टाइम मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने कहा भी था कि मुझे जो है टॉर्चर किया जा रहा है, और ये बिल्कुल टॉर्चर से कम नहीं है। आ, याद रखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस किस्म का बयान कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के हवाले से प्रोफाइल है, उसको मजीद बिगाड़ रहा है। एक ऐसे वक्त जब वाशिंगटन में एक बढ़ती हुई मेंबरान कांग्रेस की तादाद इस बात पर यकीन रखने लगी है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस में इजाफा हो रहा है, और जब यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इदारे भी इसमें शामिल होंगे, तो बताइए कि पाकिस्तान अपना मुकदमा चाहे जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स पर लड़ने की कोशिश करे, कौन सुनेगा। और शायद इसी की एक पिक्चर आज हमने अशकाबाद में देखी, जिस पर कि हर कोई मजाक उड़ा रहा है, पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, शहबाज शरीफ की बतौर प्राइम मिनिस्टर उनकी जेन्युइननेस, या जो उनके 2 नंबरी के जरिए वो आए हैं, फॉर्म 47 के वजीर आजम समझे जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कुरान पर हाथ रख के पाकिस्तानी कौम के सामने कह सकते हैं कि उनको नेशनल असेंबली में जितने भी वोट मिले हैं ये सारे के सारे पाकिस्तानी वोटों से इलेक्ट होकर आए हैं, बल्कि इनको तो कोई और लाया है।
तो लिहाजा इनकी लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब भी बेइज्जती होती है तो यकीनन उस पे सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस होता है, क्योंकि जब भी हमारा इख्तिलाफ़ अपनी जगह पर, लेकिन जब ये लोग बाहर जाते हैं और इनकी ऐसी बेइज्जती होती है, जैसे कि आज इनकी हुई, तो उस पर अफ़सोस होता है। क्योंकि अफ़सोस इस बात पर होता है कि पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, और फिर गुस्सा इस बात पर आता है कि इस किस्म के जो सियासी बोने और जो अदाकार हैं, ये जो हैं बेसिकली कॉमेडियंस हैं, ये इनको जब लाया जाता है तो इनकी वजह से एक इंतहाई अच्छे मुल्क का जो कैरेक्टर है वो मिस कैरेक्टराइजेशन होती है कि पाकिस्तान के लीडरान ऐसे होते हैं, ये वज़ीर आज़म का तरीका ये होता है जो आज हुआ, जो कि RT यानी जो रशियन टेलीविजन का उनका ट्विटर का अकाउंट है या एक्स का अकाउंट है, उस पर जो कुछ आज जारी हुआ, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात बताया गया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तय पाई थी। वहां पर एक कमरे में वो बैठे हुए हैं अपने लाओ लश्कर के साथ, 40 मिनट तक उनका इंतजार करते रहे हैं, पुतिन नहीं आते। तो शहबाज शरीफ साहब अचानक उठते हैं और तमाम सिफारती आदाब को अपने पांव तले रौंदते हुए एक कमरे में वारिद हो जाते हैं, घुस जाते हैं। सिक्योरिटी का अमला उनको तो नहीं रोकता, लेकिन जो उनके साथ बाकी लोग हैं उनको रोकने की कोशिश जरूर की जाती है। वो अंदर जाते हैं क्योंकि इस कमरे में एक बहुत अहम मुलाकात जारी थी। मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान के दरमियान जारी थी। और ये अंदर गए और वहां पर जाकर खड़े हो गए और उनको कहा, यानी व्लादिमीर पुतिन को कहा कि मैंने आपका बहुत इंतजार किया, हमारी मुलाकात तय थी। तो पुतिन ने कहा कि ये इत्तलात हैं अब कि मैं थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ये जाकर वहां बैठ गए। यकीनन उन्हें भी अब कुछ आदाब का लिहाज करते हुए इनको वहां पे बैठने दिया। ये वहां पर 5 से 10 मिनट बैठे, मुख्तलिफ इत्तलात हैं, यकीन मानिए कि अब यहाँ पर जो वो सरकारी तोते हैं, जनाब तारड़ साहब, वो यहाँ पर अभी गायब हैं। चाहिए तो ये था कि वो इसको क्लैरिफाई करते, यानी पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है, लेकिन ये जो हमारे सरकारी तर्जुमान हैं जो वहां पर मौजूद हैं, ये इसके आई विटनेस हैं। चाहिए तो ये था कि मीडिया पे सामने आते और बताते कि हुआ क्या, क्योंकि इस वक्त जितने मुंह उतनी बातें, और जितने मुंह उतनी बातों का मतलब है कि जितने मुंह उतनी ज्यादा शहबाज शरीफ साहब की बेइज्जती और पाकिस्तान का मजाक। यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने आज अपनी बदतहजीबी को इंटरनेशनल लेवल पर आश्कारा करते हुए जो कुछ किया, उससे और कुछ नहीं हुआ। उनका तो खैर पता नहीं उनको इज्जत का अपनी कितना ख्याल है, लेकिन पाकिस्तान बहुत बेइज्जत हुआ। न सिर्फ ये बल्कि एक और भी उनकी वीडियो जो है वो बड़ी वायरल है, कि कुछ कहते हैं कि शायद व्लादिमीर पुतिन कहीं बाथरूम जा रहे थे या वो किसी लॉबी में गुजर रहे थे, वहां पर वो शहबाज शरीफ के हत्थे चढ़ गए। और आप देखें कि उन्होंने, ये वीडियो हर तरफ अवेलेबल है, कि वो व्लादिमीर पुतिन को उन्हें हाथ पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहे। यानी कहीं भी सिफारती आदाब के बिल्कुल मुनाफी है ये जो ये दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप जाकर, यानी अपनी जहालत हर जगह इस लेवल पर डिस्प्ले करें, और फिर जो आपका दरबारी मीडिया है वो कहता है वाह जी वाह, पाकिस्तान की कितनी इज्जत हो रही है, कितना लोग सुन रहे हैं। अरे भाई, क्या सुन रहे हैं? पाकिस्तान ने इससे हासिल क्या किया? आप जितनी भी बातें करते हैं, आप अपना वजन खो रहे हैं इसी तरीके से, इसी छोटी हरकतों की वजह से। आज शहबाज शरीफ साहब का कद मजीद छोटा हो गया, यानी जितने वो हैं उससे मजीद छोटा हो गया। पाकिस्तानियों की नज़र में तो बहुत सारों की नज़र में पहले से था। मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मेरा ख्याल है कि उनकी वो इज्जत और एहतराम तकरीम नहीं रहेगी, क्योंकि ये इनकी आदत बन गई है कि इनको जो भी इंटरनेशनल लीडर मिलता है उसका हाथ पकड़ के हाथ हिलाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये उन्हीं की जुबान में बात कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ पोस्टरिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरास के लिए ये अपना एक्ट कर रहे हैं, ताकि दुनिया को बता सकें कि उनका कितना ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के उन प्राइम मिनिस्टर्स में से, शायद चंद प्राइम मिनिस्टर्स में से एक हैं कि जिन्होंने शायद सबसे ज्यादा दौरे किए हैं। यानी 20 महीनों में कोई 34-35 दौरे किए, और पाकिस्तान में FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है। कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। पाकिस्तान की प्रोफाइल इससे कहाँ बनती है? पाकिस्तान की प्रोफाइल ऐसे नहीं बनती। तो लिहाजा आज जो कुछ हुआ उस पे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस भी है, और ये पाकिस्तान के लिए यकीनन बायस शर्मिंदगी है। और अफसोस इस बात पर होता है कि वो लोग जो कि इन जैसे सियासी बोनों को इतनी बड़ी मसनदों पर लाकर बिठा दिया इन्होंने, और पाकिस्तानियों पर मुसल्लत कर दिया, तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया है।
اس سے میرا خیال ہے پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو میرا نہیں خیال کہ اپنی عزت کا کوئی خیال ہے، اگر ان کو خیال ہوتا تو ایسا تو لوگ کسی کے عام گھر میں بھی اس طریقے سے نہیں وارد ہوتے کہ دو ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے اور آپ اندر جا کر بغیر کسی پروٹوکول کے چلے گئے۔ آپ کی ان کے ساتھ کیا فرینکنیس ہے؟ یہ کوئی حجرہ تو نہیں تھا نا، یا کوئی بیٹھک تو نہیں کہ جہاں پر آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت زیادہ فارمل میٹنگز تھی۔ تو چونکہ ان کی شاید اس میں تربیت نہیں ہوئی، یہ فارن آفس کی بھی غلطی ہے۔ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ آپ خدا کے لیے یہ نہ کریں، اس سے پاکستان کا نام بدنام ہوگا، ناک پاکستان کی کٹے گی۔ شہباز شریف صاحب کو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، وہ دوبارہ بھی یہی کریں گے۔ لیکن بہرحال پاکستان کا وہاں پر انہوں نے مقدمہ بھی پیش کیا، وہاں پر تقریر کی، یہاں پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پر انہوں نے جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا جی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی افغان طالبان پر زور ڈالے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دیں۔ مطالبہ وہی ہے جو پاکستان شروع سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن میں کہ افغان طالبان کی جانب سے 1,000 علماء کو اکٹھا کرنا کابل میں، وہاں پر ان کی جانب سے یہ بیان جاری کرنا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کوئی اگر اس کو وائلیٹ کرے گا تو افغان حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اس قسم کے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امیر خان متقی کا جو کل کا بیان ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ اسی بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہماری طرف سے جو فارن آفس ہے اس کا بیان وہی آیا کہ جی ہمیں ان رائٹنگ دیں، یعنی پاکستان نے ابھی بھی کافی ہارڈ لائن لی ہوئی ہے، اور یقیناً پاکستان کے جو کنسرنز ہیں وہ جائز ہیں۔ لیکن میری رائے میں ہمیشہ سے بات چیت کا حامی ہوں۔ میری یہ رائے ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کو بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تیسرے ملک کے ذریعے بات چیت سے ہمیشہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آج جب شہباز شریف صاحب کی رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں بھی ٹرکش میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر اردوان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت حالات ہیں اس میں ٹرکی جو ہے وہ ثالثی کے لیے تیار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن قائم رہے۔ بلکہ انہوں نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ جو سیز فائر جو کہ جس کا اعلان ترکی میں کیا گیا تھا استنبول میں، اس کو ایکسٹینڈ کیا جا چکا ہے اور اب تک اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو بائی لیٹرل لیول پر ہے وہ فی الحال ویسے اس پیمانے پر نظر نہیں آ رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی، یعنی ایسا کوئی انیشیٹو طالبان کی جانب سے بھی نظر نہیں آ رہا، اور ایسا کوئی انیشیٹو پاکستان کی جانب سے بھی نظر نہیں آ رہا، اور بیچ میں نقصان میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کا ہو رہا ہے، اسپیشلی جو تاجر طبقہ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے ان کو بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور افغانستان میں موجود جو کاروباری طبقہ ہے ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن افغان طالبان اپنی نئی راہیں کھول رہے ہیں، وہ تجارتی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں، وہ اپنی ٹریڈ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جو ان کی تجارت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ شاید بھارت کی تجارت بھی اب ساری کی ساری ایران کے راستے افغانستان کے ساتھ ہوگی۔ تو یوں پاکستان کا جو شیئر تھا افغانستان کی جو امپورٹ سیکٹر ہے، یعنی جو پاکستان سے اور دنیا بھر سے جو مال امپورٹ کرتے ہیں، تو پاکستان کا بہت بڑا شیئر تھا، کوئی 40% شیئر تھا، وہ شیئر ہم نے گنوا دیا، اور حاصل فی الحال کچھ نہیں کیا، اور جنگی کیفیت ہے۔ لیکن آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک بڑی تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ بیسیکلی تو اس رپورٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ صدر ٹرمپ بگرام ایئر بیس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے اور اس کو خود کنٹرول کرے، اور یہ کہ وہاں پر جتنا بھی اسلحہ امریکہ نے چھوڑا تھا، یعنی 2021 میں جب امریکہ وہاں سے ودرا کر رہا تھا تو کوئی $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا گیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ میں اس تفصیلی رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ بگرام ایئر بیس جو کبھی امریکہ کی امریکی فوجی کارروائیوں کا مرکز تھا، اب طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور لیکن ان کے کنٹرول میں ہونے کے باوجود بڑی حد تک غیر فعال ہے۔ اور ساتھ یہ کہ اس رپورٹ میں بنیادی طور پر انہوں نے کیا ہے کہ جو پبلکلی اویلیبل سیٹلائٹ فوٹوز ہیں ان کو انہوں نے اینالائز کیا ہے، اور کئی درجن لوگوں کے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ان کی رائے بھی معلوم کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ کی جو تصاویر ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو امریکہ چھوڑ گیا تھا زیادہ تر جدید فوجی ساز و سامان وہ تو ناکارہ ہے، اور جو پرداجات کے لیے کافی حد تک توڑا جا چکا ہے، یا اس کی جگہ جعلی ماڈلز رکھے گئے ہیں۔ تو وہاں پر آپ کو جو ویسے بھی آپ تصویریں دیکھیں تو بگرام ایئر بیس پر آپ کو نظر آئے گا کہ جو سیٹلائٹ سے نظر آ رہا ہے کہ زمین پہ بہت سارے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، وہ اصل میں جہاز نہیں ہیں، وہ ڈیکوائز ہیں، بلکہ وہ ڈیکوائز بھی نہیں ہے۔ انہیں کیا ہے کہ زمین پر، یعنی جو رن وے ہے، رن وے نہیں جو ان کی پارکنگ اسپیس ہے، وہاں پر انہوں نے جہازوں کا پینٹ کیا ہوا ہے، یعنی زمین پر جہاز بنائے ہوئے شبیہیں بنائی ہوئی ہیں، تو سیٹلائٹ سے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر جہاز پارکڈ ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے۔
दूसरा, तालिबान ने यह किया है कि जितना भी असलहा अमेरिका ने छोड़ा था, उसको उन्होंने एक जगह पर जमा करना शुरू किया। कई जगहों पर यह देखा जा सकता है। ये आपको काबल के एयरपोर्ट पर भी नजर आता है कि जहां पर आप देख सकते हैं सेटेलाइट के जरिए कि बहुत सारे जो उनके जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, और दूसरा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उन्होंने एक जगह किया हुआ है। और साथ ही कंदहार में भी आपको, लेकिन कंदहार में इतना नजर नहीं आता, कंदहार तकरीबन नॉन ऑपरेशनल है। ज्यादा काम जो हो रहा है वो काबल में हो रहा है। लेकिन वहां पर काम हो क्या रहा है? हो ये रहा है, और ये आप देखिए हालिया दिनों में अफगान मीडिया की जानिब से बहुत ज्यादा ऐसी वीडियो सामने आई हैं जहां पर कि आप देख सकते हैं कि अफगान एयरफोर्स के जहाज फ्लाई कर रहे हैं, अफगान एयरफोर्स के और अफगान आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। तो तालिबान क्या कर रहे हैं कि जो जहाज नाकारा थे वो उनको कैनेबलाइज कर रहे हैं, यानी उनसे वो पुर्जात निकाल रहे हैं कि जो वो दूसरे ऐसे जहाज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी मेक और मॉडल के, जो कि उनके साथ बेहतर हालत में हैं। और इस तरीके से वो उनको रेस्टोर कर रहे हैं और उसमें काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ना तो उनके पास ज़्यादा नो हाव है, ना उनके पास पैसा है कि जिसके वजह से वो इन पेचीदा हथियारों को चला भी सकें, इस्तेमाल भी कर सकें। लेकिन ये ज़रूर है कि चूंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा असलहा छोड़ा था, जिसमें कि नाइट विजन गॉगल्स और दूसरा सामान शामिल है, वो जो है इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है। और फिर साथ ये कि एक और चीज़, चूंकि अब तालिबान स्लोली ये जो कैनिबलाइजेशन के जरिए, यानी तमाम जितना भी नाकारा असलहा है उसको एक जगह जमा करके फिर उससे पुर्जात निकाल के और उसके बाद फिर अपने हेलीकॉप्टर्स को और जहाज़ों को रिस्टोर करके और उनको दोबारा जो है ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ी एक कोशिश शुरू की हुई है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो दाखिली सलामती के मसाइल हैं, उसमें इससे डायरेक्ट इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो तालिबान के फ़ज़ाई असासे हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई रिवायती फ़ौजी ख़तरा नहीं। ताहम ये इन्हें फोर्सेस और सामान की तेज़ी से मुंतकिल करने में काफ़ी ज़्यादा ये सलाहियत दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास C-130 और काफ़ी अनवा अक़साम के जहाज़ मौजूद हैं, जिनमें से कि बहुत सारे नाकारा हैं। लेकिन जो खबर है वो ये है कि तालिबान ब्लैक मार्केट से भी इनका असल जो इनके पुर्जात हैं वो ला रहे हैं। कुछ नो हाउ जो है, जो जहां जहां से उनको मिल रहा है वो ला कर और फिर उसको वो दोबारा यानी बहाल कर रहे हैं इन एयर एसेट्स को, ताकि इनको इस्तेमाल किया जा सके। इस्तेमाल ये किसके खिलाफ करेंगे? इस खत्ते में जब पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत खराब हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन सकता है। कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इस बारे में यानी कोई भी बात करना कबल अज वक्त है। लेकिन ये खतरा जरूर बन सकता है, क्योंकि सिर्फ आपको किसी भी जंग में जरूरी नहीं है कि आपके पास ऐसे एयर एसेट्स हों जो कि सिर्फ बमबारी ही कर सकें, बल्कि आपके पास ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि आप ट्रुप्स को एक शहर से दूसरे शहर कितनी जल्दी ला सकते हैं। तो तालिबान ने ये सलाहियत शायद काफ़ी हद तक हासिल कर ली है। और साथ ही जो काफ़ी सारा बाकी यानी जो उनका असलहा है उसको वो ज़्यादा उन्होंने ऑपरेशनल किया हुआ है, और उसको वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन एयर एसेट्स पर वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कि शायद पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन सकता है। इसमें जो एक और अहम नुकता है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से इन एसेट्स को लोकेट किया जा रहा है, तो कहते हैं कि कंदहार में भी एसेट्स हैं, लेकिन ज़्यादा एसेट्स काबल में रखे जा रहे हैं। और ये भी शायद तालिबान के अंदर की जो उनके अंदर डिविजन्स है, उसके हिसाब से भी फौजी असासों की तकसीम नज़र आ रही है। तो अफगानिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल बन रही है कि जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में मसाइल पैदा कर सकती है। याद रखिए कि इस वक्त तालिबान के साथ जो एलाइज हैं वो मौजूद हैं। ईरान बहुत करीब है तालिबान के। कतर बहुत ज़्यादा करीब है तालिबान के। इसी तरह भारत के साथ तालिबान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कजाकिस्तान के साथ तो उनके सिफारती ताल्लुकात हैं, रूस के साथ भी सिफारती ताल्लुकात हैं, और चीन को भी ना भूलें। तो यूं तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इन इलाकों में पैदा हो रहा है। और मेरी राय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद जो एक कशीदगी है, इसको जितना जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और जितना जल्द अज जल्द कोई ऐसे तस्वीर की तरफ बढ़ा जाए कि जो दोनों मुल्कों को काबिल कबूल हो, उतना ही बेहतर होगा। हम जितना ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे, उसमें न सिर्फ हम अपनी मार्केट शेयर जो इस खत्ते में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का है वो हम खो देंगे हमेशा के लिए, बल्कि साथ ही जो इन्फ्लुएंस है वो भी खो देंगे। और साथ सबसे बढ़कर एक नई जंग के लिए तैयारी भी हमेशा रखेंगे। यानी आज तक पाकिस्तान ने जो जितनी भी अपनी मिलिट्री को तैयार किए, वो तो एक वॉर फ्रंट के लिए तैयार किए, वो भारत के साथ जंग के लिए। लेकिन जब अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ऐसे हों, तो टू फ्रंट वॉर बनेगी। ये दो फ्रंट से पाकिस्तान के लिए क्राइसिस सिचुएशन बन चुकी है। पाकिस्तान को इसको डिप्लोमेटिकली जितना जल्द अज जल्द हल करे,
اتنا ہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے، اور افغانستان بھی اس کو جتنا جلد از جلد حل کرے اتنا ہی افغانستان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ طالبان حکومت اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتی ہے، کیونکہ افغان عوام کا فائدہ ہے اس میں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔